नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। मल द्वार से बाहर लाल रंग की त्वचा जैसा कुछ बाहर अगर निकल रहा है तो वो बवासीर नहीं होता है। तो क्या सिस्टम बन जाता है यहाँ पर? आप सोच रहे हैं कि ये जो मल द्वार से बाहर कुछ भी निकलता है वो बवासीर होता है, या कोई चमड़ा बाहर आ रहा है लाल रंग का, तो हो सकता है कि आपका जो झोला छाप डॉक्टर है वो इसको बवासीर समझ के इसमें इंजेक्शन लगा सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इसमें धागा पिरो सकता है, या फिर उसको काट सकता है। लेकिन ये क्या है? रेक्टम का एक हिस्सा। रेक्टम क्या होता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी, पेट के अंदर की जो हमारी स्टोरेज होती है, जिसमें क्या स्टोर होता है? मल। और क्या स्टोर होता है उसमें? गैसेज इकट्ठी होती हैं। और जब हमें अर्ज होती है, इच्छा होती है मल त्यागने की, तो जो एनल ओरिफिस होता है उससे बाहर आता है। लेकिन उसी क्रिया के दौरान, या आपने कोई वजन उठाया है कभी, या आप कोई भारी काम कर रहे हैं, तो उस दौरान नीचे का हिस्सा बाहर आने लगना, शुरुआत थोड़े से हिस्से से होती है, लाल रंग के फुलावट के साथ होती है, और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा रेक्टम बाहर आने लगता है। ये स्थिति ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसा कि महिलाओं में यूट्रस का प्रोलैप्स होता है। शुरुआत में वो थोड़ा सा खिंचाव रहता है नीचे की तरफ, फिर देखिए दूसरे में थोड़ा और नीचे अलग स्टेशन पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 4, और कभी कभी इस पर घाव भी हो जाते हैं, तो कहने ब्लीडिंग भी होती रहती है। अब ये देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। नौसिखिए आपके जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, या कोई नौसिखिया कोई इस तरह का जो बवासीर का इलाज करता है, वो कुछ भी बाहर निकलता है उसी को काट डालता है, या उसको लेजर से या ठंडी मशीन से सेकंडों के हिसाब से जला देता, फूंक देता है। पेशेंट फिर हमारे पास आते हैं, जी इसको ठंडी मशीन से या गर्म मशीन से उन्होंने कुछ जला दिया, लेकिन कुछ ठीक ही नहीं हुआ, ब्लीडिंग होती रहती, बड़ा घाव बन चुके हैं, और वो जो स्थिति जो पहले बनी हुई थी वो ज्यों की त्यों है, और अभी स्थिति और ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। तो क्या होता है? रेक्टल प्रोलैप्स को आप कभी भी बवासीर या इंटरनल हेमोरॉइड्स के साथ कंफ्यूजन में आप ना करें, अपने आप को भी ना करें, और आपका जो नौसिखिया कोई डॉक्टर है या झोला छाप है उसको भी ना रहने दें। मल द्वार से आने वाली हर लाल रंग का जो मस्सा नुमा या नरम सी जो चमड़ी बाहर आती है वो बवासीर नहीं होती है, वो कभी कभी रेक्टम का एक हिस्सा होता है। अब देखिए, जो रेक्टल प्रोलैप्स है वो तरह तरह के होते हैं। उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो क्या आती है? इंटरसेप्शन, मतलब कि पूरा रेक्टम भी बाहर नहीं आ रहा है, उसका कुछ पार्ट भी बाहर नहीं आ रहा, लेकिन मल त्यागते हुए आपको डिफिकल्टी होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। आप मल त्यागना तो चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी कोशिश करेंगे डिफिकल्टी हो जाती है। आपको 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करने के बाद ही कुछ बाहर आ पाता है। अब ये जो रेक्टम की जो बात कर रहे हैं, ये देखिए, इसकी असल पिक्चर्स इस तरह से होती हैं। किसी में छोटी, ये तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, लेकिन किसी किसी केसेस में बिल्कुल थोड़े थोड़े चमड़ी सी लाल रंग की सॉफ्ट नरम बाहर आती है। उसमें से कभी कभी ब्लीडिंग होती है, कभी उसमें से कोई अल्सर, कोई घाव भी बन सकता है। अब जो रेक्टल प्रोलैप्स है उसकी जो शुरुआत कैसी होती है? होती तो कब्ज से ही है, हो सकता है उसको थायराइड की समस्या, हो सकता है बचपन से ही। बहुत सारे केसेस में सिर्फ बच्चे ही होते हैं जिन बच्चों को बचपन से ही नहीं पता होता है कि ये सामान्य स्थिति है या असामान्य स्थिति है। उन्हें क्या करते हैं कि रेक्टम थोड़ा सा शुरू से ही बाहर आ रहा है छोटे बच्चों का, छोटे से, वो धीरे धीरे उसके साथ हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब कि उनको ये एहसास ही नहीं होता कि ये एक नॉर्मल है या अबनॉर्मल स्थिति है। अब वो खुद ही, ये जो थोड़ा सा रेक्टम बाहर आता है उसको खुद ही पोटी करने के बाद अंदर कर लेते हैं, या कई बार ये अटक जाता है तो उसको फोर्सफुली धकेल देते हैं। कभी ये ठीक भी हो जाता है, ठीक का मतलब अपने स्थान पे चला जाता है, कभी ये बाहर आ जाता है, वजन उठाने से, प्रेशर देने से, कोई मेहनत का काम करने से रेक्टम नीचे आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इंटरसेप्शन हो सकता है, पार्शियल प्रोलैप्स हो सकता है, कंप्लीट प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब कि थोड़ा हिस्सा आ सकता है, ज़्यादा हिस्सा बाहर आ सकता है, उसमें घाव हो सकते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें कोई अन्य इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या इसमें समस्याएं आती रहती हैं? पेट के निचले हिस्से में हमेशा खिंचाव बना रहना, दर्द बना रहना, कब्ज कब्ज उसमें एक साधारण सी एक जो समस्या जो सब में ही मिलती है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। पहले कब होती है कि उसको पहले ही, चाहे हार्मोन्स की वजह से है या किसी बीमारी की वजह से कब्ज रहती थी, ठीक है। कब्ज होने के अनेक कारण हो सकते हैं, कई बार एनाटॉमिकल, उसकी बनावट ही ऐसी है शरीर की,
बच्चे की बचपन से ही कि उसको कब्ज रहती है। अब अगली स्थिति क्या आती है कि कोई जो बड़ा व्यक्ति होता है वो तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन छोटा बच्चा कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता बेचारा। पूरी उम्र उस मतलब वो जवान होता है तब जाके उसको एहसास होता है कि ये नीचे से जो निकल रहा है वो कोई बवासीर नहीं है, वो कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये रेक्टल प्रोलैप्स है। अब इसके जो वो हैबिचुअल भी हो जाता है, अपने आप धकेल लेता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी हम जो ही मल त्यागना चाहते हैं मल आता ही नहीं है बाहर, अंदर अर्ज बनी रहती है, गैस निकलने की चेष्टा करती है लेकिन गैस अंदर गुड़गुड़ाती रहती है, आवाज़ें आती हैं, वो महसूस करते हैं पेट के निचले हिस्से में हलचल मची हुई है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आया। इंटरसेप्शन उस बीमारी को क्या बोलते हैं कि ये जो रेक्टम है ये बाहर तो नहीं आया लेकिन अंदर इसमें सिलवटे बन के ये रास्ता ही बंद कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं कि जब भी कोशिश करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, फोर्स करेंगे बाहर निकालने के लिए, तो ये रास्ता ही अंदर से बंद हो जाए, लेकिन बाहर कुछ नहीं पता लगता हमें कि बाहर कुछ जो अंदर का हिस्सा बाहर नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर सिलवटें बन जाती हैं। जैसे जुराब जो होती है उसको जैसे इस अगर हाथ में फंसाएं और उसको एक जगह जुराब को इकट्ठा कर दे, जुराब मोजा, तो क्या होगा उसी में वही उसको अगर आप रेक्टम मानेंगे तो इंटरसेप्शन वैसी स्थिति होती है जब जुराब को आप इकट्ठा करते उसमें सिलवटें सी बन जाती है, उसके अंदर कुछ भी होगा तो उसके आर पार नहीं हो पाएगा, उसी की सिलवटों में फंस के रह जाएगा। वही स्थिति इंटरसेप्शन के केस में रोगी के साथ होती है। वो पोटी करना तो चाहता है, मल त्यागना तो चाहता है, फीकल मैटर को बाहर निकालना तो चाहता है, गैसेज को बाहर निकालना तो चाहता है, लेकिन बाहर निकाल नहीं पा रहा है। कभी अपने हाथ से, फिंगर से या अन्य चेष्टाएं करके वो मल को 2, 3, 4, 5 बार में बाहर निकाल पाता है कोशिशों के बाद। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं देखिए, अगर बिल्कुल प्रारंभिक स्टेप्स पे ही हमें पता लग जाता है तो कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, प्रत्येक दिन 5 से 8 किलोमीटर की सैर करने से नीचे का जो पेल्विक फ्लोर होता है, पेल्विस नीचे के जो ओरिफिस होते हैं, हमारा एनल ओपनिंग है या यूरिथ्रा है या उसके आसपास महिलाएं हैं, वजाइना होती है, तो उसके आसपास जितनी भी मांसपेशियां हैं उसको सिकोड़ा जाता है और फिर उसको रिलैक्स किया जाता है। सिकोड़ा जाता है लेट के, या फिर लेट सकते हैं आप अपने फ्लैट बेड के ऊपर, या फिर एक इंक्लाइन एक तरह से 45 डिग्री के ऊपर या 30 डिग्री के ऊपर, एक तरह से जैसे जिम के अंदर जो टेबल होते हैं वैसे आप करके अपने आप को, पैर ऊपर की तरफ होंगे, सिर नीचे की तरफ, उससे आंतड़ियाँ क्या हो जाएगी इस तरह से यूं हो जाएगी स्थिति, और यूं हो जाएगी तो आंतड़ियाँ ऊपर की तरफ मतलब जो ग्रेविटी के हिसाब से खिसक जाएंगी आपके पेट के अंदरूनी हिस्से की तरफ, और ये जो बाहर रेक्टम है ये भी खिंच के वापस चला जाएगा। और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करेंगे तो ये मांसपेशियाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, पेल्विक फ्लोर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसकी वजह से जो प्रारंभिक अगर कोई स्टेज है आपकी तो ठीक होने के चांसेस होते हैं। लैक्सेटिव, पोटी जल्दी आ जाए इसके लिए कुछ जो पीने की दवाइयाँ हैं या कुछ आयुर्वेदिक की मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं, ताकि स्टूल पोटी थोड़ी सी नरम हो, इजीली बाहर आ जाए, आंतड़ियों से ना चिपकी हुई हो, सख्त ना हो। जैसे गेहूं है, मैदा है, ब्रेड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे तो जो मल आसानी से बिना आंतड़ियों पे चिपके हुए, बिना एक बड़ा बोल बनाए हुए आसानी से निकल सकता है। बड़ा मोटा अनाज खाएंगे जैसे चना है, मूंग है, मोठ है, अंकुरित अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, हाई फाइबर डाइट लेंगे तो इजीली निकलेंगे, और जो प्रारंभिक स्टेज उसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर ये जो रेक्टल प्रोलैप्स है आपकी सारी चेष्टा के बाद भी, कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें किस तरह की सर्जरियां होती हैं? कुछ तो होती हैं नीचे के हिस्से से ही, हम नीचे के हिस्से से ही कोशिश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दिया जाए या उसको वापस ही उसकी रिपोजिशन की जाए। अब इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तो कहने का मतलब है तो निचले हिस्से से हम सर्जिकल मैनेजमेंट से इसको वापस स्थापित कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल सकते हैं, या फिर कोई क्या है इसमें, अगर कोई घाव है, अल्सर है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेजर से भी कर सकते हैं, अन्य विधियां भी हैं इसमें थ्रेड्स या फिर जो वायर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल भी होता है किसी किसी पेशेंट में। अन्य क्या विधियां हैं? लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन के टेक्निक्स से, जैसे जो पेट के अंदर हम दूरबीन डालते हैं और कुछ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके ज़रिए हम रेक्टम को उसके स्थान से उठा लेते हैं, मतलब जो जहाँ पे वो लटक के उसकी लटक दूर तक आ गई है, इसको वापस, जैसे जो पेशाब की जो थैली होती है या महिलाओं के अंदर
यूट्रस होता है, तो उससे उसको सेपरेट कर लेते हैं। उसको सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, इसको वापस अंदर की तरफ खींचेंगे, मतलब कि सर्जिकल टेक्निक से अंदर खींचेंगे। और ये सारा के सारे हिस्से की है, इसकी सूजन हटाने के बाद वो हम जैसे कंप्रेस करते हैं तो इसकी सूजन हट जाती है। अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, कुछ केमिकल्स भी, कुछ दवाइयाँ भी लगाई जाती हैं, मलहम वगैरह। और सर्जरी के दौरान हम उसके रेक्टम को वापस स्थापित करते हैं। कहाँ पर करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है, सैक्रम जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को दोबारा उनकी पोजीशनिंग की जाती है। इसमें मैस का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें उसको क्या बोलते हैं, मैस, जो मैस मतलब जाली, एक जाली होती है, रेक्टोपैक्सी की जाती है। रेक्टोपैक्सी मतलब मैस के साथ, मैस रेक्टोपैक्सी, इसको क्या बोलते हैं, मैस रेक्टोपैक्सी। रेक्टम की जो 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 नीचे की तरफ जो खिंचाव बना हुआ है एनाटॉमिकली, उसको वापस उसकी रिपोजिशनिंग नॉर्मल पोजीशन पर ले जाया जाता है। और रीढ़ की हड्डी के हिस्सों के साथ मैस का अटैचमेंट होता है और रेक्टम का भी उस मैस के साथ अटैचमेंट होता है। और नीचे जो पेल्विक फ्लोर में जैसे फंसा हुआ है, पेशाब की थैली भी फंसी हुई है, रेक्टम भी है या बच्चादानी है, तो उनकी पोजीशनिंग भी दोबारा से जो नॉर्मल पोजीशनिंग है वो बनाई जाती है, जो असामान्य हो चुकी है ऑलरेडी। तो क्या हो गया, दूरबीन से भी कर सकते हैं और ओपन सर्जरी से भी कर सकते हैं। जो जिस पेशेंट को उम्र के हिसाब से, उसके प्रोफेशन के हिसाब से या उसकी हेल्थ के हिसाब से जो पेशेंट को सूट करता है, हम क्या कर सकते हैं, रेक्टल रूट से भी, नीचे की जो एनल रूट होता है उसके जरिए भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डिपेंड करता है किस कंडीशन में है हमारे पास पेशेंट। या क्या किया जा सकता है, पेट में दूरबीन के जरिए भी किया जा सकता है, रोबोटिक सर्जरी के जरिए भी किया जा सकता है, इसकी जो रेक्टोपैक्सी होती है। और क्या किया जाता है, कुछ असामान्य केसेस में जरूरत से ज़्यादा, जैसे कोई भी ट्रीटमेंट करने से असफल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, सिग्मोइड कोलोन, एक जो कोलोन का एक आखिरी ही, मतलब जो बड़ी आंतड़ी का एक आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी हिस्से के आसपास ही कोलोन, जिसमें मल स्टोरेज होता है, गैसेज भी होती हैं और मल का स्टोरेज होता है। तो उस हिस्से के, बड़े आंतड़ी के हिस्से को हटा के हम नीचे से रेक्टम उठा के ऊपर ला के डायरेक्ट जो डिसेंडिंग कोलोन होती है, मतलब बड़ी आंतड़ी के साथ डायरेक्ट उसको जोड़ देते हैं। वो लेंथ ही घटा देते हैं। लेंथ घटाने से क्या होगा, नीचे से रेक्टम का एक खिंचाव ऊपर की तरफ बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी रेक्टल प्रोलैप्स की एक जानकारी, जिसमें पेशेंट आता तो है कॉन्स्टिपेशन के साथ, वो मस्सा या फिर नीचे बवासीर मान के आता है, लेकिन उसकी जो असल समस्या होती है वो रेक्टल प्रोलैप्स की होती है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको इस तरह की असुविधाएं होती हैं, मल त्यागते वक्त आप परेशान हो जाते हैं, निकल नहीं रहा होता, अर्ज होती है, मल भी होता है ऊपर, लेकिन वो नीचे का रास्ता इस तरह से उलझ जाता है कि वो मल जो निकलने के लिए उसमें ओपनिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर, तो ये रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या हो सकती है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। थैंक यू।